देखो, ये है आपके थर्ड सेमेस्टर के पेपर टोटल। ठीक है, 3 पेपर तो ये बिल्कुल कंपलसरी है, 301, 302, 303। और चौथा पेपर जो है वो डिसिप्लिन सेंट्रिक है। तो ये 3 तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, 301, 302, 303। एक पेपर इसमें से, ये पहला वाला जो डिसिप्लिन सेंट्रिक है, ये हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। एक पेपर और है 302, ये वाला, इसको मैं पढ़ाऊँगा। आज से इसकी क्लास स्टार्ट करेंगे, ये वाला पेपर। तो आपका 2 पेपर एक्टिव हो जाएगा, मतलब 2 पेपर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी होंगी। ठीक है, ये आइए थोड़ा सा पढ़ा दिया है, इसलिए इसको यहाँ पे भी होल्ड करेंगे। ये वाला प्रोजेक्ट ऑलरेडी आप लोगों को मैंने दिया हुआ है, तो आप लोग इस पे काम कर रहे होंगे थोड़ा बहुत। लेकिन स्पेशल डेटा मैनेजमेंट एंड क्वेरी सिस्टम, ये टॉपिक हम आज पढ़ेंगे। ये हमारा पेपर नंबर 302 है। ध्यान रखना पेपर का नाम, एटलीस्ट आपको ये पता हो कि टोटल कितने पेपर हैं थर्ड सेमेस्टर में। तो 3 पेपर ये पढ़ने हैं, एक पेपर इनमें से एक पढ़ना है, वो हम स्टार्ट कर चुके हैं, 4 हो गया। एक और डिसिप्लिन सेंट्रिक पेपर है, इनमें से कोई एक पेपर भी आपको पढ़ना पड़ेगा डिसिप्लिन सेंट्रिक में। रिमोट सेंसिंग फॉर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, बिग डेटा एंड मशीन लर्निंग, जियो स्पेशल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, या फिर मूक। तो आप इसमें मूक की तरफ भी जा सकते हो। अरे पूरा पेपर है इलेक्टिव में, उसका नाम है गूगल अर्थ इंजन। ठीक है, तो अभी इसमें टोटल मेरे ख्याल से सर ने 6 पेपर दिए हैं। 6 पेपर में से हम अभी 2 पेपर स्टार्ट कर चुके हैं। पहला पेपर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये डिसिप्लिन सेंट्रिक है। दूसरा पेपर स्पेशल डेटाबेस मैनेजमेंट, ये 2 हमारे स्टार्ट हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, अब यहाँ से बात करते हैं। अब ये जो पेपर है हमारा, इसमें जो शब्द हैं उसको ध्यान से सुनना। एक पहला शब्द है स्पेशल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जो भी आप डेटा बनाओगे, जनरेट करोगे, उसका मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट इन द सेंस ऑफ व्हाट? मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आप इसका डीबीएमएस बनाओगे, डीबीएमएस। और जब आप डीबीएमएस बना लोगे, तो डीबीएमएस क्यों बनवा रहा है? डीबीएमएस ऑफ स्पेशल डेटा। डीबीएमएस ऑफ स्पेशल डेटा का मतलब क्या होता है, समझना। डीबीएमएस ऑफ स्पेशल डेटा का मतलब होता है, पहले आप ये समझ लो कि डीबीएमएस क्या होता है, फिर हम बात करेंगे। किसी भी डेटा का अगर आप डीबीएमएस बना रहे हैं, तो उस केस में डीबीएमएस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? ये लो, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूँ। किसी एक चीज़ और बता देता हूँ मैं। क्लाइंट क्यों बोल रहा है कि आप डीबीएमएस बना के लाओ, डेटा जीआईएस डेटा का बना के लाओ, डीबीएमएस क्यों कहता है? क्योंकि उसको पता है कि अगर आपका डेटा जीआईएस बेस्ड है, मतलब स्पेशल डेटा अगर है, तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ प्रॉपर्टी आ जाएंगी अगर वो डीबीएमएस में आता है। तो डीबीएमएस इसलिए बोला जाता है कि आपका डेटा सेफ हो जाएगा, मतलब सिक्योरिटी हो जाएगा। दूसरा, इजी टू हैंडल हो जाएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ मैं आपको डीबीएमएस की। डीबीएमएस का जितना भी डेटा है, चाहे वो जीआईएस हो चाहे वो नॉन जीआईएस हो, कुछ भी हो, अगर वो डीबीएमएस के फॉर्मेट में आ गया, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये बेनिफिट आपको मिलेगा। पहला, उसकी सिक्योरिटी। दूसरा, इजी टू हैंडल। तीसरा, शेयरिंग, मतलब बहुत आराम से आप उसको शेयर कर सकते हो। तीसरा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, विजुअलाइजेशन, आप उसको आसानी से दिखा पाओगे। तीसरा, मल्टीपल प्लेटफॉर्म, जब आपका डेटा जीआईएस फॉर्मेट में आ जाता है तो आप उसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म में शो कर पाते हो, दिखा पाते हो। जब आप डीबीएमएस बनाओगे, तो ये डीबीएमएस आप ऐसा समझो कि अगर अगर
क्लाइंट को जीआईएस नहीं आता फॉर एग्जांपल, लेकिन वो जीआईएस के डेटा को देखना चाहता है, तो कैसे यूज़ करेगा? वो तभी देख पाएगा जब उसके अंदर डीबीएमएस बना हो, अदरवाइज नहीं देख पाएगा। अब डीबीएमएस बनाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि आपका डेटा सिक्योर हो जाए, सेफ हो जाए, इजी हैंडल हो जाए, शेयरिंग हो जाए, विजुअलाइजेशन हो जाए, मल्टीपल प्लेटफॉर्म में एक्सेस कर पाएँ इस डेटा को। उसके बाद वो इंटीग्रेट भी कर सकता है। इंटीग्रेट का मतलब होता है एक ऐसी जगह रख देगा जहाँ से मल्टीपल लोग एक्सेस पा सकते हैं, इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर आ जाएगा। और मल्टी शेयरिंग का ऑप्शन उसको मिल जाएगा। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको समझना पड़ेगा। यही रीज़न है कि आपको डीबीएमएस में डेटा बनाना है, क्योंकि उसकी इतनी सारी प्रॉपर्टी है। अब ये डीबीएमएस को पढ़ने से पहले आपको जीआईएस डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगा। जीआईएस डेटा स्ट्रक्चर, तो जीआईएस डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है आपके पास जीआईएस डेटा को स्टोर करने का दो प्रोसेस है। या तो रास्टर फॉर्मेट में आपके पास डेटा होता है, या तो वेक्टर फॉर्मेट में आपके पास डेटा होता है। आप पहले पढ़ चुके होंगे। रास्टर डेटा में मैक्सिमम जो डेटा होता है वो पिक्सल फॉर्मेट में होता है, और इसमें जो होता है वो पॉइंट लाइन और पॉली फॉर्मेट में होता है। ठीक है, इन्हीं डेटा को जब आप एक स्ट्रक्चर देते हो, मतलब जब आप एक फ्रेम देते हो, वो फ्रेम ही पूरा इस पेपर में समझना है आपको। ये जो पूरा पेपर इस पर लिखा हुआ है एग्जैक्टली वही फ्रेम है। अगर आप इसी का थोड़ा सा, पेपर नंबर कौन सा है? स्पेशल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड पोस्ट जीआरई। ठीक है, ये वाला पेपर है ये। चलो मैं बात करता हूँ आपसे थोड़ा सा पीपीटी के माध्यम से, तो आपको आइडिया लगेगा। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बताएं। हाँ जी। तो बच्चा और एंट्री मार रहा है क्या? हाँ, ये लेटर एंट्री वाला बनी होता है, बट उसके लिए पहले पीजी डिप्लोमा इन इंफॉर्मेटिक्स होना चाहिए। एमएससी इंफॉर्मेटिक्स का है वो। ठीक है, उसका 1 ईयर हो जाएगा। इसका 1 ईयर का पीजी डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन के बाद उसका 1 ईयर हो जाएगा। यूनिवर्सिटी अभी हमारे पास 2 है, शायद एक का तो फुल हो गया है। चौधरी बंसीलाल स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उनकी तो सीट्स रिजर्व हो गई है। और अभी हम लखनऊ के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ पे शायद 2 सीटें बची हुई हैं। हाँ जी, 1 ईयर में पड़ेगा लगभग 36 के आसपास है। और लखनऊ में लैटरल किसके लिए पूछ रहा, पहले उनका बताओ मुझे। किसके लिए पूछ रहा? लखनऊ में लैटरल एंट्री नहीं है, फुल टाइम है। आपने एमटेक तो बीच में छोड़ दिया ना? कोई नहीं, आपका एमएससी मास्टर्स क्या है? चलो ठीक है, पीजी डिप्लोमा किस सेशन में पास होगा? ये समझो इस बात को। एक बार मुझे कंफर्म करो कि स्क्रीन देख पा रहे हो। आप मुझे एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी भेजो, मैं आपको हाफ एन आवर में स्क्रीन बता देख। यस सर। दूँ। यस 2 सर। सीटें बची हुई हैं गवर्नमेंट वाले में, एक बार पूछ लेता हूँ देखो किस तरह कर देते तो बता दूँ। डीबीएमएस एक बार आप पूरी समझ लो। पढ़ाई एलएमएस पे है ऑनलाइन, ये जो और डीबीएमएस आपको दिख उसका रहा है, एग्जाम देने के लिए इसमें जो आना था। डेटा आपको आपको जो मिलेगा था वो वो इसी भी फॉर्मेट में मिलेगा जिस फॉर्मेट में ये आपको दिख रहा फीस है। है टोटल 36,000 रुपये, जो 2 बार में दे दी।
इसकी खास बात क्या है, एक बार ध्यान से देखो। दो वाला देखो इसको देख के क्या समझ आ रहा है आपको? कुछ आइडिया लग रहा है? हेलो, हाँ जी सर। इसको देख के कुछ आइडिया लग रहा है ये क्या है? बता देता हूँ। ये बेसिकली जो आप डेटा डिजिटाइज करते हो ना, लाइन पॉइंट पॉलीगन जो आप बनाते हो, वो एक्चुअल में स्टोर कैसे हो रहा है। मतलब कि हेरारिचिकल मॉडल में स्टोर हो रहा है, नेटवर्क मॉडल में स्टोर हो रहा है, रिलेशनल मॉडल में स्टोर हो रहा है, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में स्टोर हो रहा है, वो सब ये है। मतलब हर सॉफ्ट जीआईएस का सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां इस बात पे जोर देती हैं कि मेरा डेटा इजली एक्सेस कैसे हो, और एक्सेस के साथ साथ उसका प्रेजेंटेशन, उसका डिस्प्ले, उसका सिक्योरिटी, सेफ्टी, इंटीग्रिटी, मल्टी प्लेटफॉर्म में डेटा ट्रांसफ़र भी हो, इजी टू हैंडल भी हो, डुप्लीकेट डेटा भी ना बने। ये व्यवस्थाएं उस डेटाबेस स्ट्रक्चर में होना चाहिए। तो नॉर्मली जो डेटाबेस स्ट्रक्चर भारत सरकार के पास अभी जो अवेलेबल है, वो सबसे लेटेस्ट वाला है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। और ये कंटिन्यूस सॉफ्टवेयर अपडेट करती रहती है, ध्यान रखना इस चीज़ को। सॉफ्टवेयर खुद अपडेट करती है इस चीज़ को, क्यों कितना अच्छा बना पा रही है डेटा। सबसे पहले जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बना था वो एचएसक्यू डेटा मॉडल बना था, जो नॉन स्ट्रक्चर था और नॉन एसक्यूएल। देखो यहाँ पे लिखा है नो एसक्यूएल डेटाबेस। एसक्यूएल का मतलब आपको डेटा निकालने में आसानी हो जाती है तो स्ट्रक्चर्ड है, अगर आसानी नहीं होती है, अपने काम का डेटा डेटाबेस से नहीं निकाल पाओगे तो नॉट स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। आजकल जो जीआईएस में वैकेंसियाँ निकल रही हैं वो निकल रही हैं डीबीए की, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें आनी चाहिए कि वहाँ से डेटा वो निकाल पाए। अब वो डेटा कैसे निकालेगा? अगर उसके पास डेटा हायरार्की में है तो मुश्किल होगा, नेटवर्क में है तो थोड़ा कम मुश्किल होगा, रिलेशन में है तो थोड़ा सा और कम मुश्किल होगा, और अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल बना है फिर तो बेस्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं। अभी तक का जो सबसे बेस्ट डेटा मॉडल आया है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल ही आया है, जिसमें इसरी काम कर रहा है। मतलब इसरी जब आपको प्लेटफॉर्म देता है जीआईएस का डेटा बनाने का, वो उसके पीछे का बैकग्राउंड ऐसा देता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद ईआर डायग्राम भी आया, आगे हमारे इसमें ईआर मॉडल भी है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तीसरा है डॉक्यूमेंट डेटाबेस। जैसे ही आप डेटाबेस बनाते हो जीआईएस के अंदर, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक जीडीबी फाइल बनती है या एमडीबी फाइल बनती है, और वो डॉक्यूमेंट की तरह होती है। मतलब आप जब किसी को डेटा शेयर करोगे तो जीआईएस में जब आप पॉइंट लाइन पॉलीगन की लेयर बनाते हो तो उसके साथ 5 सपोर्टिंग फाइल बनती है, एसएचएक्स, एसएचपी, पीआरजे, और भी बहुत सारी बनती हैं। वो सब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मान लो आपको 16 लेयर बनानी पड़ेगी और हर 16 लेयर के साथ 5 और उसकी सपोर्टिंग फाइलें हैं, तो 80 फाइलें हो जाएंगी। वो 80 फाइलों में एक भी अगर छूट गई तो उस फाइल को आप खोल नहीं पाओगे अपने सॉफ्टवेयर में। तो इन तमाम प्रॉब्लम को एक साथ अगर सॉल्व किया गया तो डेटाबेस के थ्रू हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर में बात करूँ, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक बार आप देखना। यहाँ पर मेरे पास अगर कुछ डेटा है, देखो इसके अंदर जो आपको डेटा मिलेगा वो मल्टीपल फॉर्म, जैसे ये देखो, ये लिखा है साफ साफ एमएस, क्या लिखा है पढ़ो उसको ध्यान से। इसमें लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस। तो ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में है। अगर आपको किसी को भेजना है तो सिर्फ ये वाली फाइल भेज दो, या फिर एक ये फाइल भेज दो। अगर ये नहीं भेजोगे और अगर आप इनमें से ये भेजना चालू कर दोगे तो जिनकी सपोर्टिंग फाइलें होंगी वो तो खुल जाएंगी, लेकिन जिनकी सपोर्टिंग फाइल नहीं होगी वो नहीं खुलेंगी। तो इन तमाम झंझट से बचने के लिए उनका बोला भैया डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में फाइल देना।
तो जीडीबी आपको डॉक्यूमेंट फॉर्मेट भी देता है। वैसे इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं? इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को यहाँ पे साफ साफ देखो लिखा हुआ है कि इसका जो फॉर्मेट है एक्सेस है, मतलब एम एस एक्सेस। और वैसे तो ये एम फॉर्मेट है, एम फॉर्मेट। देखो जीआईएस वाले इसको जीडीबी फॉर्मेट बोलते हैं। एम का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस। एम एस ऑफिस में भी ये फाइल खुल जाएगी। एक बार मैं ट्राई करता हूँ। अगर आपके पास एम एस ऑफिस का ओरिजिनल वर्जन है तो आप इस जीआईएस की शेप फाइल को खोल पाओगे एम एस ऑफिस में, बट वो एम एस एक्सेस फॉर्मेट में होगा और आपके पास उसका लाइसेंस होना चाहिए। तो ये है एक तरीका। ये देखो ये खुल रहा है, इसके अंदर इन्होंने कुछ इस तरीके से डेटा स्टोर किया हुआ है। ये देखो, और ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ है। अगर आप ध्यान से देखो तो जितनी लेयर इन्होंने बना रखी है, हर लेयर का प्रॉपर इन्होंने सिस्टम बना रखा है डेटा को स्टोर करने का। ये देखो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ। ये देखो तो ड्रॉप पॉइंट कहाँ कहाँ लगे हैं, इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, सब कुछ यहाँ पे स्टोर है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे टोटल कितने हैं। यहाँ पे 261 ड्रॉप पॉइंट लगे हुए हैं, 261। तो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा, भले आपको जीआईएस का सॉफ्टवेयर नहीं आता है। तो ये कहानी थी एम एस ऑफिस वालों की, जो ये कह रहे थे कि हम जीआईएस के डेटा को भी खोल लेंगे, लेकिन आपके पास उसका प्रॉपर सपोर्टिंग फॉर्मेट होना चाहिए। ये है, इसीलिए इस पे लास्ट पर लिखा है, देखो ध्यान से, डॉक्यूमेंट डेटाबेस। ये लिखा हुआ डॉक्यूमेंट डेटाबेस। उसके बाद नो एसक्यूएल डेटाबेस। डॉक्यूमेंट डेटाबेस नो एसक्यूएल डेटाबेस हो सकता है। नो एसक्यूएल डेटाबेस का मतलब जहाँ पर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की कमांड काम नहीं आती हैं, मतलब गार्बेज भरा हुआ है एक कमरे में, अब कोई बोल दिया ये सामान उठा के लाओ, अब आप ढूंढते रहो। अगर अलमीरा बनी हो और अलमीरा के अंदर बाकायदे लिखा हो कि 2000 की फाइलें, 2022 की फाइलें, 2025 की फाइलें, और अच्छा हो थोड़ा और डिस्क्राइब हो कि बीटेक वाले स्टूडेंट हैं, एमटेक वाले स्टूडेंट हैं, या थोड़ा और अच्छा हो कि बीटेक में फर्स्ट डिवीजन से ऊपर वाले, फर्स्ट डिवीजन से नीचे वाले, ऐसे करके अगर हो तो स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर ये फैसिलिटी ना हो, बस एक कमरे के अंदर सारा डेटा रख दिया और बोल दिया जाओ लेके आओ, तो नॉन एसक्यूएल के अंदर आता है। मतलब डेटा तो है बट ढूंढ नहीं पाओगे आप, बहुत सारी क्वेरी लैंग्वेज आपको यूज करनी पड़ेगी तब जाके डेटा मिलेगा। तो डीबीएमएस सबसे पहले तो ये कि ये जो चैप्टर है हमारा आज का, ये वाला, ये स्पेशल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, पहले इसको समझो। जब ये समझ जाओगे तो फिर हम क्वेरी पे चलेंगे। क्वेरी का मतलब होता है ढूंढना। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा है, या तो एसक्यूएल यूज करो आप, या तो पोस्ट जीआईएस यूज करो आप। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। पोस्ट जीआईएस का मतलब ये होता है हमारा जीआईएस का काम पूरा हो चुका है, ये डेटा आप ले जाओ और ले जाने के बाद जहाँ चाहे, जैसे चाहे, जिस प्लेटफॉर्म में चाहे खोल सकते हो, दिखा सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो, मैप बनाओ, चार्ट बनाओ, डायग्राम बनाओ, ग्राफ बनाओ, और ज़्यादा तो इसको दोबारा से शेप फाइल में ले जाओ। भले जीडीबी बन रहा है कोई बात नहीं, जीडीबी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके एसएचपी फॉर्मेट में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वो सारा पोस्ट जीआईएस का पार्ट है। तो जो लोग जीआईएस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं वो पोस्ट जीआईएस को पसंद करते हैं। लेकिन मिनिस्ट्री में काम करने वाले सारे लोग जो जीआईएस डेटा में काम करते हैं, जरूरी नहीं कि उनको जीआईएस सॉफ्टवेयर चलाना आता हो, लेकिन उनको क्वेरी लैंग्वेज आती है। वो जीडीबी का डेटा जिस फॉर्मेट में है उस फॉर्मेट में वो अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके काम की चीज़ वहाँ से निकाल लेंगे। कि मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में टोटल ऐसी कितनी नदियाँ हैं जो सीधा गंगा में मिलती हैं, ऐसे करके। ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है क्या, एक बार बता देना, कंफर्म करना मुझे। सौरभ, बच्ची, हाँ जी सर। चलो ठीक है, आगे। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। ये जो मॉडल है ये हम पढ़ेंगे आगे आने वाले टाइम में, जो भी मॉडल इसके अंदर दिखाए गए हैं। ये दूसरा पेपर स्टार्ट किया मैंने, आपसे ध्यान रखना। अब जियो स्पेशल डेटा होता क्या है, थोड़ा सा ये मुझे दिखाना था आप लोगों को।
ये तो जिस तरीके से रास्टर डेटा स्टोर हुआ है पिक्सल फॉर्मेट में, हर पिक्सल की अपनी एक वैल्यू है, उसका एक ग्रिड है, हर ग्रिड का एक एक्स एंड वाई है, ऐसे वेक्टर का भी होता है। तो यहाँ पर मैं वेक्टर के बारे में भी थोड़ा सा बात करूँगा आपसे। ये जो डेटा हमें मिलेगा, हो सकता है वो जीएमएल मिले, हो सकता है XYZ मिले, हो सकता है DXF मिले, हो सकता है जियो जॉनसन मिले, या IASF किसी इंटीग्रेटेड माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड कैड का कुछ फाइल मिले, KML और KMZ ये आपको पता है गूगल से मिलता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता हो क्लाइंट, जैसे मैप इन्फो, तो मैप इन्फो का डेटा वो टैब फॉर्मेट में होता है। तो अब वो टैब फॉर्मेट में है, मुझे उसका डेटाबेस बनाना है तो कैसे बनेगा, क्योंकि मैप इन्फो के अंदर डेटाबेस बनाने की फैसिलिटी नहीं है, डेटाबेस रीड करने की फैसिलिटी है उसके अंदर, डेटाबेस रीड कर लेगा वो, बट वो बना नहीं पाएगा। तो ये बहुत सारे फॉर्मेट हैं। अब आप सोचो डीबी में इसकी ज़रूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि मल्टीपल यूज़र्स हैं, मल्टीपल डेटा प्रोड्यूस करने वाले लोग हैं, मल्टीपल जीआईएस के सॉफ्टवेयर हैं, और हर सॉफ्टवेयर अपने तरीके से डेटा को जनरेट करता है। तो कोई तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर ये अलग अलग फॉर्मेट के डेटा को रीड कर सके, रीड करके कुछ डेटा निकाल पाए वहाँ से। तो ये जो प्लेटफॉर्म है शेप फाइल का, NTF का, XML का है, SQL का, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म में डेटा भरे पड़े हैं। बहुत पुराना टाइम है जब टाइगर का भी इस्तेमाल होता था। टाइगर का मतलब होता है टोपोग्राफिकली इंटीग्रेटेड ज्योग्राफिक इनकोडिंग एंड रेफरेंसिंग। ये बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है, 2004-5 के आसपास लोग इस्तेमाल करते थे। उसके बाद ग्रिड फॉर्मेट आया, ग्रिड के बाद धीरे 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 आज के टाइम पर शेप फाइल सबसे ज़्यादा फेमस हो रखी है। मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था वो ये है। ये है मेन चीज़ जो दिखाना चाह रहा था आपको। अभी देखो स्क्रीन दिख रही होगी प्रॉपर आप लोगों को, बलजीत दिख रही है? बलजीत देख पा रहे हो? लगता है सर बलजीत चला गया है ऑनलाइन छोड़ के। अच्छा चला गया, ठीक है चलो। अब डेटाबेस के अंदर जब हम जीआईएस के डेटा की बात करते हैं तो हम उसको डेटाबेस नहीं बोलते, फिर हम इसको जियो डेटाबेस बोलते हैं। जियो डेटाबेस बोलते भी इसलिए हैं क्योंकि जो डेटा हमें मिलता है वो अर्थ से रिलेटेड होता है, पॉइंट फॉर्मेट में, लाइन फॉर्मेट में, या पॉलीगन फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में हमारे पास डेटा होता है, और वो डेटा हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने जीआईएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है, जीआईएस का सॉफ्टवेयर बनाया है, बेसिकली ArcGIS की बात कर रहा हूँ मैं, वो डेटाबेस बनाता है। अब डेटाबेस बनाने के भी मल्टीपल तरीके हैं। डेटाबेस के अंदर बेसिकली डेटाबेस क्या है, डेटाबेस आपको स्ट्रक्चर देता है, एक फ्रेम देता है कि डेटा सिस्टमेटिक तरीके से सेव हो सके, स्टोर हो सके किसी भी एक जगह, चाहे वो टेबुलर फॉर्मेट में हो, चाहे वो टोपोलॉजी के फॉर्मेट में हो, चाहे वो रास्टर हो, वेक्टर हो, लाइन हो, पॉइंट हो, पॉइंट हो, किसी भी फॉर्मेट में हो। तो एक बढ़िया डेटाबेस क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा है, डेटाबेस स्टोर ज्योमेट्रिकली स्पेशल रेफरेंस सिस्टम एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर रूल्स फॉर द डेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो डेटा आप स्टोर कर रहे हो अपने जीआईएस में किसी भी एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस डेटा के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। यही तो ज़रूरत है डेटाबेस की। और जो इससे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि जब आप डेटाबेस बनाओ तो सिर्फ वेक्टर डेटा स्टोर नहीं हो, अगर उस वेक्टर डेटा के साथ आपने नॉन स्पेशल डेटा भी ज्वाइन कर दिया है
वो भी उसी के अंदर आए। मतलब जब मैं क्लिक करूं आपके डेटाबेस में, तो उस डेटाबेस के अंदर वो चीज़ें भी आए जिसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो डेटा हमने स्टोर किया हुआ है, जो डेटा हमने स्टोर किया हुआ है उस डेटा के अंदर क्वेरी लैंग्वेज भी परफॉर्म होनी चाहिए। क्वेरी लैंग्वेज का परफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। क्वेरी लैंग्वेज का परफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है का मतलब कि चाहे वो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज हो, चाहे वो नॉन स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज हो, या कोई और लैंग्वेज भी हो, उस लैंग्वेज के बिहाफ पे हमें वेक्टर डेटा भी मिल जाए, वेक्टर के साथ साथ उसके साथ जो एसोसिएटेड नॉन स्पेशल डेटा है वो भी मिल जाए। मतलब मैं निकाल पाऊँ टोटल ऐसे कितने तालाब हैं पूरे यूपी में जिनका साइज़ 2 या 200 स्क्वायर मीटर से बड़ा है, वो हमें निकाल के दिखाओ। तो जब मैं क्वेरी डाल रहा हूँ तो नॉन स्पेशल का डिटेल डाल रहा हूँ। नॉन स्पेशल का डिटेल का मतलब होता है 2 स्क्वायर किलोमीटर या 200 स्क्वायर मीटर मैंने एरिया डाल दिया, वो नॉन स्पेशल है। अब मैंने रन किया, तो जैसे ही मैंने रन किया, एक तो वो दिखाए कि टोटल कितने हैं, दूसरा अगर उसको एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करके दूसरे सेव फाइल में ले आओ और बाद गूगल अर्थ में जाके चेक कर लो। गूगल अर्थ में जाके हमने चेक किया, हाँ जी यहाँ पे इतने सारे तालाब हैं, गूगल अर्थ पे दिखा रहा है और उसके ऊपर वेक्टर फाइल लगी हुई है। पता ये चला कि ये डेटा 2009 का है और आज 2025 है। हो सकता है 2009 में वहाँ पे तालाब रहा हो या पानी वहाँ भरा रहा हो, आज के टाइम में तो उसका साइज हाफ हो गया, आधा हो गया। ऐसा भी हो सकता है वो तालाब ही गायब हो गया हो 8 सालों में या 10 सालों में। तो अब जब आप पॉलिसी बनाओगे तो वो पॉलिसी पुराने डेटाबेस की बजाय नए डेटाबेस के हिसाब से हो। मतलब आप ये काउंट मत करो कि टोटल 200 तालाब थे। 200 तालाब थे कभी 2009 में थे, आज 2025 है। तो आपको ये भी तो पता लग गया कि 2200 में से इतने सारे माइनस हो गए, और जो अभी बचे हैं उनकी हालत क्या है, वो एक्सपोर्ट करके आप उसको देख पाओ, चेक कर पाओ, मतलब उसको वेरीफाई कराओ, करंट सिनेरियो में आप समझ पाओ। ये फॉर्मेट आपको अगर समझना है, ये प्लान अगर लेना है या ये डिसीजन लेना है, तो आपके डेटाबेस के अंदर एसक्यूएल सर्वर भी होना चाहिए। ये सर्वर होता है, सर्वर का मतलब होता है कि हमने कोई एक ऐसा हब, कॉमन हब लिया है जो लॉगिन आईडी पासवर्ड के साथ खुलता है, और आप चेक कर सकते हो अपने डेटा को, इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, अपना डेटा भी ऐड कर सकते हो। इसकी ज़रूरत इसलिए भी पड़ती है कि भारत सरकार के अंदर किसी डिपार्टमेंट की कोई मान लो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, और एक जगह हाईवे डिपार्टमेंट है, एक जगह रेलवे डिपार्टमेंट है और एक जगह जीआईएस डिपार्टमेंट है। हाईवे बनाने वाली कंपनियों को, रेलवे बनाने वाली कंपनियों को ऐसे डेटा की ज़रूरत पड़ती है कि अगर हम ये हाईवे बनाएंगे या रोड बनाएंगे या रेलवे बनाएंगे तो कितने सारी नदियों को क्रॉसिंग करनी पड़ेगी, कितनी सारी एग्जिस्टिंग रोड का क्रॉस करना पड़ेगा, वहाँ ब्रिज कितने बनेंगे, कलवर्ट कितने बनेंगे, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो सर्वर के साथ एक्सेस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सर्वर, हमें एसक्यूएल सर्वर की भी ज़रूरत पड़ गई। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो, आपने जो डेटाबेस बनाया है वो डेटाबेस टेबलर फॉर्मेट में भी मिले, टोपोलॉजी के हिसाब से भी मिले, पॉइंट पॉइंट अगर जीआईएस की बात करता हूँ मैं, पॉइंट लाइन कॉलम की बात करता हूँ मैं, तो इन तीनों फॉर्मेट के भी अंदर डेटा अवेलेबल होना चाहिए। डेटाबेस बनाने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न, डेटाबेस अब मैं नहीं बोलूँगा, अब मैं जियो डेटाबेस बोलूँगा। जियो डेटाबेस इसलिए बोलूँगा क्योंकि अर्थ से रिलेटेड डेटा हमारे पास है पॉइंट लाइन कॉलम फॉर्मेट में। कोई भी डेटाबेस के अंदर जो प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखाई गई है वो ये दिखाई गई है, एक तो वर्जनिंग होना चाहिए, मेटा डाटा होना चाहिए, स्पेशल रेफरेंसिंग होनी चाहिए, डेटा का आपस में रिलेशनशिप होना चाहिए, डेटा का खुद का टोपोलॉजी होना चाहिए, डेटा जो स्टोर हुआ है वो सिस्टमेटिक तरीके से स्टोर होना चाहिए, चाहे वो रास्ता हो, चाहे वो वैक्टर हो। और डोमेन एंड सब टाइप का मतलब होता है कि आप अपने डेटा की कैटेगरी किस तरीके से रख रहे हैं। मतलब आपने डेटा को पॉइंट वाइज डेटा एक साथ स्टोर किया है, लाइन वाइज स्टोर किया है, पॉलीगन वाइज स्टोर किया है,
या एक साथ सबको मिला के एक जगह रख दिया है, वो फैसिलिटी है, वो लिखा गया है यहाँ पे। क्या लिखा हुआ है? जियो डेटाबेस गिव मैनर और स्ट्रक्चर ऑफ सेविंग द जियोस्पेशियल डेटा फॉर ए systematic way so that we can retrieve the data, manipulate the data, share the data as per the requirement. जो स्पेशल जो जियो डेटाबेस की खास बात क्या होती है? इट प्रोवाइड द वे टू शेयर द स्पेशल डेटा in different platform and easy to communicate in different format like map, chart, table and graph. किसी भी फॉर्मेट में अगर उसको चाहिए तो हम उसको देख पाएँ, इसलिए भी डीबीएमएस की ज़रूरत है हमारे पास। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि आप जब डेटाबेस बनाते हैं तो मोस्टली जीआईएस वाले ये फाइल डेटाबेस बनाते हैं। छोटा डेटा हमारे पास है तो फाइल डेटाबेस बनेगा, थोड़ा सा बड़ा डेटा है तो आप रिलेशनल डेटाबेस की तरफ भी जा सकते हैं। पर्सनल डेटाबेस भी बनाते हैं हम लोग। पर्सनल डेटाबेस का मतलब होता है कि आप अपने लैपटॉप में काम कर रहे हो, अपने पीसी पे काम कर रहे हो, तो आप बना सकते हो पर्सनल डेटाबेस, लेकिन इसकी लिमिटेशन है। एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप डेटा खोलते हो तो आपका लैपटॉप मना कर देता है। जैसे मैं अभी खोल दूँ इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री ऑनलाइन आरजीएस प्रो में, तो हैंग हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि फाइल डेटाबेस को मैं पर्सनल लैपटॉप पे खोल रहा हूँ, नहीं खुलेगा। या तो मतलब ये कह रहा है कि सर्वर से एक्सेस हो के खुले तो खुलेगा, आपका लैपटॉप भी सर्वर से कनेक्ट होना चाहिए आईडी पासवर्ड लॉगिन के थ्रू। अगर नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हैंग हो जाएगा मशीन, कभी कभी डेटा भी नहीं आता। तो फाइल डेटाबेस भी बना सकते हो, एक्सएमएल फाइल बना सकते हो, डेटाबेस भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये कह रहे हैं आपका डेटा टेबुलर फॉर्मेट में मिल सकता है, आपका डेटा फीचर के फॉर्मेट में मिल सकता है, और आपका डेटा रास्टर के फॉर्मेट में भी मिल सकता है। रास्टर की बात अभी हम नहीं करेंगे, कि हम रिमोट सेंसिंग पढ़ेंगे तो हम रास्टर की बात करेंगे। तो जियो डेटाबेस क्या होता है ये आपको समझ आना चाहिए कि जियो डेटाबेस का मतलब क्या है, जियो डेटाबेस बनाया क्यों जाता है। अगर हमने जियो डेटाबेस बना दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, पहले भी मैंने आपको दिखाया था। एक डेटाबेस की प्रॉपर्टी यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि डेटाबेस से एक फ़ायदा ये होता है कि आपका डेटा सेंट्रलाइज हो जाता है, एक लोकेशन पे स्टोर हो जाता है। सबसे बड़ी खास बात इसकी यही है। दूसरा, इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक रिलेशनल डेटाबेस बनता है। रिलेशनल डेटाबेस का मतलब होता है आप ये बिल्कुल पता लगा सकते हो कि कौन सा नदी, कौन सा रोड, कौन सा तालाब किसके साइड में है, लेफ्ट में है, राइट में है, अप में है, डाउन में है, किस डायरेक्शन में है और कितने डिस्टेंस में है। ये रिलेशन आप निकल पाओगे। रिलेशन का मतलब टोपोलॉजी होता है। नॉर्मल टोपोलॉजी यही बताता है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप अमॉन्ग द ज्योग्राफिकल फीचर कम्स अंडर टोपोग्राफी। उसके बाद आता है मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ स्पेशल डेटा विद अ कंसिस्टेंस एक्यूरेट एंड डेटाबेस। हाँ यस, अगर आपने डेटाबेस बनाया है तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों का आपने ध्यान रख के ही बनाया होगा। आपके डेटा की क्वालिटी ठीक होगी, है ना। आपके डेटा में आपके डेटा के अंदर टोपोलॉजी बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया होगा आपने, और जो आपने डिजिटाइज किया है वो लगभग ठीक ही डिजिटाइज किया होगा। ये कह रहा है कि ये एक्सेप्ट ये बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रॉपर्टी है आपके डेटा के अंदर, वो ये कह रहा है। दूसरा डेटाबेस की प्रॉपर्टी मैंने बोली थी, अब बात आपको मल्टी यूज़र्स, एक जगह एक सर्वर में डेटा रखा हुआ है, जो आदमी चाहे वो आदमी चाहे एटीएम से पैसा निकाल ले, डजन मैटर कोई एक्सेस का है या आईडीबीआई का है या कोटक का है, कोई भी बैंक है, अब डेटा रखा हुआ है, पैसे रखा हुआ है एटीएम में, आप निकालते रहो। तो डिपार्टमेंट ने अपना सर्वर बना के डेटा रख दिया है, जहाँ का डेटा, जो डेटा, जैसे डेटा निकालना है आप वहाँ से एक्सेस कर सको। बस आपकी आईडी पासवर्ड लॉगिन, आपके पास लॉगिन क्या बोलते हैं उसको, डेटा को एक्सेस करने का अथॉरिटी आपके पास होना चाहिए। तो इसीलिए लोग जब डेटा बेस, अच्छा अथॉरिटी तभी वो दे पाएगा जब वो डेटा बेस के फॉर्मेट में हो, अदरवाइज कोई भी एक्सेस कर लेगा। जो कोड आता है, वो जो ओटीपी आता है, वो उसी के चक्कर में आता है, नहीं तो ऐसे तो सारा डेटा खराब हो जाएगा। तो ये बिल्कुल मत समझना कि डेटाबेस सिर्फ जीएस वाले पढ़ते हैं। डेटाबेस बहुत सारे कंप्यूटर साइंस वाले भी पढ़ते हैं, आईटी वाले भी पढ़ते हैं, नॉन ज्योग्राफी वाले भी डेटाबेस पढ़ते हैं, क्योंकि डेटाबेस का रोल बहुत बड़ा है। हम लोग जो पढ़ते हैं वो सिर्फ, चूँकि हमारे पास अर्थ का फीचर होता है, अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, इसलिए डेटाबेस ना बोल के जियो डेटाबेस बोलते हैं, सिंपल। फिर इट सपोर्ट द कस्टम फीचर एंड बिहेवियर, ये बहुत अच्छी बात है।
आप चाहो तो उस डेटा को किसी और फॉर्मेट में ले जा सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। मतलब मान लीजिए मैंने इंडिया का डेटा डाउनलोड कर लिया, अब इंडिया में से मुझे सिर्फ और सिर्फ यूपी के रोड चाहिए, तो मैं इसको हटा सकता हूँ, कटनी छटनी कर सकता हूँ, मैनिपुलेशन कर सकता हूँ। डेटा कोई भी ले लो अपने हिसाब से। मैनिपुलेशन का जो फैसिलिटी दिया है वो डेटाबेस के थ्रू ही आती है हमारे पास। और देखो लास्ट में उसने लिख दिया प्रोवाइड द डेटा सिक्योरिटी बाय यूजर आईडी एंड लॉगिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं हुआ तो बात न बनेगी, होना ही होना चाहिए आपका। अब यही डेटाबेस जब आगे इंडस्ट्री में जाके काम करता है तो हम इसको इंटरप्राइज बोलते हैं। इंटरप्राइज का मतलब होता है मल्टीपल डेटाबेस बने होते हैं। देखो यहाँ पे RDBMS रिलेशनल डेटाबेस का मतलब होता है एक जगह एक डिपार्टमेंट का डेटा दूसरे 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 तीसरा चौथा जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सारे डेटा एक जगह इन्होंने स्टोर कर रखा है, और उसके अंदर इतनी सारी GDB बनी हुई हैं, रास्टर की, वेक्टर की, लोकेशन की, टाइम की, नेटवर्क की, टोपोलॉजी की, आपको जो चाहिए आप यहाँ से निकाल लो। ठीक है, तो एक तो इंटरप्राइज लेवल पे होता है GDB फॉर्मेट, दूसरा वर्क ग्रुप। वर्क ग्रुप का मतलब एक कंपनी ने आपको सर्वर दे दिया है, वहाँ से आप एक्सेस करो, वहीं पे काम करो, काम हो जाए तो वहीं रख दो, अगले दिन कोई बंदा आएगा वहीं से उठाएगा वहीं से काम करेगा। लोकल में कोई आदमी कोई डेटा नहीं रखेगा। लोकल में अगर किसी आदमी ने रख दिया डेटा, कोई अगला शिफ्ट वाला आया अगर उसने डिलीट कर दिया तो तुम्हारा हेडेक है, हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। तो जब कभी भी आप काम करो सर्वर में ज़रूर रख के जाओ, अगर आप डेटा सर्वर नहीं रखते हो तो बात नहीं मिलेगी। उसके बाद है डेस्कटॉप GDB, अपना पर्सनल भी GDB बना के आप रख सकते हो। मोस्टली GDB को हम लोग तब बनाते हैं जब हमारे पास काम हो जाता है। आगे अगले आने वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि GDB का रोल क्या हुआ। एक टाइम था जब पहले सारा डेटाबेस बनाने के बाद GDB बनता था। आज का जो टाइम है वो ये है कि पहले जो GDB बनता था, अब जो GDB बनता है उसमें फ़र्क ये है कि अब हमें GDB बनानी नहीं पड़ती, GDB बनी बनाई मिलती। हम जब GDB बनाते थे तो जितने लोग उतनी GDB, उतने नाम, उतनी लेयर। अब एक बंदा जो सारा डेटा इकट्ठा करना है, किसी ने रोड लिख रखा है, किसी ने रोड लिख रखा है, किसी ने सब कैपिटल में है, एक ही फीचर रोड ही है, और रोड को लिखने के तरीके बहुत सारे हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। किसी को स्पेलिंग मिस्टेक्स आ गई, किसी को कैपिटल लिख दिया, कोई स्मॉल में लिख दिया, मतलब फीचर एक है लेयर 4 बन गई, एक ही फीचर की 4 लेयर बन गई। इस झंझट से मुक्ति पाने के लिए आज का जो क्लाइंट है वो कहता है भैया हम आपको GDB बनी बनाई दे देंगे, लेकिन वो GDB ब्लैंक होती है, खाली होती है। उसके अंदर उसका स्ट्रक्चर, उसके अंदर फॉन्ट, उसका स्टाइल सब कुछ फिक्स होता है। आपको कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं, आप तो बस लो और डिस्चार्ज करना स्टार्ट करो। इसका फ़ायदा हुआ कि QC वाले का जो टाइम बर्बाद होता था, QA वाले का जो टाइम बर्बाद होता था वो बच गया। मुझे बहुत अच्छे से आता है डेटा डिलीवरी के टाइम में एक आदमी पूरा 8 घंटा बैठ के सारे लोगों के डेटा की कटनी छटनी करता है। किसी ने कोई कलर ले रखा है, किसी ने कोई फॉन्ट ले रखा है, किसी ने रोड्स लिखे हैं, किसी ने रोडा लिखा है, किसी ने स्मॉल में लिखा है, किसी ने स्मॉल कैपिटल में लिखा है, किसी ने मिक्स करके लिखा है, और रोड फीचर एक है। तो अल्टीमेटली क्लाइंट को हम 5 लेयर थोड़ी दे सकते हैं एक फीचर की एक ही लेयर देंगे ना। उन तमाम झंझट से बचने के लिए अब हमें क्लाइंट GDB देता है, तो हम इस पर काम करेंगे। है एक प्रोजेक्ट हमारे पास, आप लोग भी शायद काम कर चुके होंगे, नहीं है तो आप कर लेना, उसका प्रैक्टिकल भी मैं आपसे करवाऊँगा आगे आने वाले टाइम में। तो अभी हमने सीखा GDB क्या है, GDB का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। अगर हमने GDB बनाया हुआ है, तो वो GDB को एक्सेस कौन कर सकता है, पहला। दूसरा, उस GDB के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या आ गई हैं वो दिखाना पड़ेगा आपको, बाकी नेक्स्ट का पार्ट है। इस वाली क्लास का आज पहला दिन था, ये जो पेपर था हमारे पास बलजीत और सौरभ। आज वैसे जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ओरिएंटेशन टाइप का समझ लो कि जियो डाटाबेस वाला पेपर हमने पढ़ने जाएंगे तो पूरा आइडिया होना चाहिए इसका। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बनेंगे वो मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है बलजीत और सौरभ। ठीक है सर। और आज की रिकॉर्डिंग हो गई, रिकॉर्डिंग भी आपको दे दूंगा, ठीक है।
चलो आज के लिए इतना, बाकी कल मिलते हैं सेम टाइम पे।